जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। एमएसपी पर किसानों ने जीत ली जंग, सरकार ने मान ली मांगे, राकेश टिकैत ने प्रदर्शन कर दिया खत्म। तो उधर एमके स्टालिन के मंत्री के घर ईडी ने मारा छापा। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। तो उधर भाजपा के एजेंडे पर समाजवादी पार्टी ने ठोकी ताला। अब अयोध्या, काशी और मथुरा का भी रुख करेगी समाजवादी पार्टी। तो उधर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बिगाड़ेंगे विपक्ष का पूरा खेल। तो उधर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला। राजेंद्र राठौड़ बोले ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री, सर्वे में जनता ने दिए चौंकाने वाले नतीजे। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सूरजमुखी के बीज के एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम करके बैठे किसानों की मांग हरियाणा सरकार ने मान ली। कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकार ने पहले सूरजमुखी के लिए 4800 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय किया था, इसको बढ़ाकर 4900 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। लेकिन बुधवार से 5000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर सूरजमुखी की खरीदारी होगी। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की मांग माने जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, ब्लॉक की गई सड़कों को आज ही खोल दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे ताकि हमारी फसलों को देश भर में तय एमएसपी पर खरीदा जाए। जेल में बंद हमारे नेताओं को भी जल्द छोड़ दिया जाएगा, उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को भी वापस ले लिया जाएगा। वहीं किसान नेता सुरेश कोट ने कहा कि सरकार एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतराल को भरने पर अब राजी हो गई है। उन्होंने किसानों का समर्थन करने के लिए वहां जुटे लोगों का आभार भी जताया। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के द्वारा मांग माने जाने के बाद प्रदर्शन को खत्म कर दिया। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री के घर ईडी ने मारा छापा। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के परिसरों पर मंगलवार को ईडी की छापेमारी के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी चीफ शरद पवार समेत कई मुख्य विपक्षी नेताओं ने इस छापेमारी की कड़ी निंदा करते हुए इसे विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया। शरद पवार ने कहा कि मैं विपक्षी दलों की ओर से शासित सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि सेंथिल बालाजी के कार्यालय पर छापे के साथ ईडी अब अलोकतांत्रिक केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के अपने मकसद के साथ दक्षिण राज्यों में पहुंच चुकी है। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि मंत्री सेंथिल बालाजी के सचिवालय कार्यालय पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी संघीय सिद्धांत पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बीजेपी की पिछले दरवाजे की रणनीति से उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि 2024 के तूफान से पहले की शांति है जो बीजेपी को बहाकर ले जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के बिजली मंत्री के कार्यालय की तलाशी में ईडी के घोर दुरुपयोग की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यह उत्पीड़न और डराने धमकाने की मोदी सरकार की बेशर्म कोशिश है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार की पहचान रही है। ये हथकंडे विपक्ष को चुप कराने में कामयाब नहीं होंगे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष को परेशान करने और डराने के लिए केंद्र एजेंसियों का बीजेपी की ओर से दुरुपयोग बेरोक-टोक जारी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी के छापे की मैं कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से अंधी बीजेपी हमारे लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। आपको बता दें कि तो वहीं ममता बनर्जी ने भी इस छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं डीएमके के खिलाफ बीजेपी की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध की इस कार्रवाई की निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री के राज्य सचिवालय और उनके आधिकारिक आवास पर ईडी के छापे अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की घिनौनी हरकत है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को अपने ही खेमे में लगा बड़ा झटका, विपक्ष को कैसे करेंगे एकजुट, संतोष मांझी के इस्तीफे से उठे सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। आगामी 23 जून को पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां हिस्सा लेंगी और 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार की जाएगी। महागठबंधन
गठबंधन की बैठक को लेकर नीतीश कुमार विशेष तौर पर सक्रिय हैं। बीजेपी को घेरने को लेकर महागठबंधन को एकजुट करने की नीतीश कुमार की कोशिशों को मंगलवार को बड़ा झटका लग गया। बिहार सरकार में मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि जहां नीतीश कुमार देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं, तो वहीं उन्हीं के खेमे में बड़ी टूट सामने आई है। आपको बता दें कि अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब नीतीश कुमार को अपने ही खेमे में झटका लग रहा है, तो वो विपक्ष को मजबूत कैसे करेंगे। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में सुलह का फार्मूला हो गया विफला। अशोक गहलोत ने फिर से दिला दी साजिश की याद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही संघर्ष विराम की कायदा सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही। इस संघर्ष का समाधान करने के लिए पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने भी दखल दिया था। उसके बाद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सुलह का फार्मूला निकालने का दावा किया था, लेकिन उसका कोई भी खास असर नजर नहीं आ रहा। ना तो सुलह का फार्मूला सामने आ पाया और ना ही दोनों नेताओं के बीच बयानों का दौर थमा। सचिन पायलट के बाद अब अशोक गहलोत ने भी उन पर एक बार फिर हमला कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर 2020 में अपनी सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाकर सचिन पायलट पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में आम सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने निर्दलीय विधायक रमिला खड़िया का जिक्र करते हुए कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री इन्हीं की वजह से बना रह सका हूं। विधायक रमिला खड़िया को खरीदने के लिए लोग बांसवाड़ा तक आ गए थे। रमिला की कार में पैसे भी रख दिए गए थे, लेकिन उन्होंने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि रमिला ने खरीद फरोख्त को स्वीकार नहीं किया। आपको बता दें कि खास बात यह है कि अशोक गहलोत का यह बयान सचिन पायलट की दौसा में हुई सभा के ठीक बाद में आया है। सचिन पायलट ने 11 जून को दौसा में सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी। सचिन पायलट ने दौसा में कहा था कि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि हर गलती कीमत मांगती है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जैक डॉर्सी की दाल में कांग्रेस का मसाला। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो खिचड़ी पकाई अब उसे ही परोसा जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की कृषि नीतियों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन पर ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का बड़ा बयान सामने आया है। जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला था। बयान सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। हिंदुत्ववादी नेता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट कर जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने बताया कि जैक डॉर्सी की दाल में कांग्रेस का मसाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान जो वहां पर खिचड़ी पकाई है अब उसे ही परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि काश जैक डॉर्सी जो बोल रहा है वो सच होता। अगर ऐसा होता तो फ्रॉड आंदोलनकारी गैंग बार बार ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जैक डॉर्सी ने इस्लामिक जिहादी लेफ्टिस्ट ग्रुप के साथ भारत के खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने कहा कि उसकी और उसके साथियों की जगह जेल में होनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान जो वहां पर खिचड़ी पकाई है अब उसे ही परोसा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जैक डॉर्सी के आरोपों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा देश को शर्मिंदा करने में बीजेपी सबसे अव्वल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के राजनीतिक वंशज जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदुस्तानियों के खिलाफ खड़े होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़े, वो ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर राष्ट्रवाद का ढोंग न रचें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश को शर्मिंदा करने में बीजेपी अव्वल है। अंग्रेजों की गुलामी से बीजेपी ने केवल तानाशाही की टूल किट अपनाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ पॉइंट भी मंगलवार को ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी कहा था। आपको बता दें कि उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश को शर्मिंदा करने में बीजेपी सबसे अव्वल है। अगली बड़ी खबर, जैक डॉर्सी के दावे पर अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो संदिग्ध लोगों से मुलाकात की डिटेल नहीं देते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने दावा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर आलोचना करने वालों के अकाउंट सस्पेंड करने का दबाव बनाया था। आपको बता दें कि जैक डॉर्सी के दावे के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। जहां पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार भी विपक्ष पर हमलावर है। जैक
जैक डॉर्सी के आरोपों पर बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी ने इसी तरीके के आरोप हर उस देश पर लगाए हैं जहां वो अपना ऑपरेशन चला रहे थे। उनके इन आरोपों में अमेरिका भी शामिल है और अमेरिकी कांग्रेस ने डॉर्सी को अपने सामने 4 बार पेश होने के लिए बुलाया है क्योंकि प्रेसिडेंशियल चुनाव में ट्विटर की भूमिका संदिग्ध थी। मालवीय ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जब जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ थे तब ट्विटर कई देशों की संप्रभुता से ऊपर उठकर काम कर रहा था, वहां के कानूनों को मानने से मना कर रहा था। ऐसे समय में जब हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति थी तो कोई भी सरकार हो, वो चाहे हमारी हो या किसी और की हो, सरकार जो आगजनी और उन्माद फैला रहे हैं ऐसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अकाउंट्स को बंद करने की हिदायत दे सकती है। ऐसे में ट्विटर हो चाहे कोई और हो, उसको देश के कानून का पालन करना ही होगा। अमित मालवीय ने कहा कि जहां तक ट्विटर को बंद करने की बात है तो उन पर रेड करने की बात है या उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तथ्यहीन बयान है। जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं। उनका झूठा अमेरिका इंग्लैंड ने पकड़ा और स्वाभाविक रूप से उनके बयान के टाइमिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और ऐसे कई समूहों से मिलते हैं, भारत के खिलाफ लामबंद हैं और समय समय पर हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनमें मीटिंग करने की डिटेल जनता के बीच में नहीं दी जाती। ऐसे में यह सवाल खड़े करता है कि जैक डॉर्सी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की टूल किट का हिस्सा है। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में इसी तरीके के विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करने वाली है। अमित मालवीय ने इसे भारत की जनता के खिलाफ वैश्विक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। अगली बड़ी खबर, जैक डॉर्सी के दावे पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा मोदी सरकार देश से मांगे माफी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर पर जब बीजेपी सरकार दबाव डाल सकती है तो देश के मीडिया का क्या कहना। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए बीजेपी सरकार भारत देश से तुरंत माफी मांगे। आपको बता दें कि ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर देश के अंदर किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई तो यह सरासर गलत बात है। आपको बता दें कि वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार से देश से माफी मांगने की मांग की। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को हराने की बड़ी तैयारी। भाजपा के एजेंडे पर सपा ने ठोकी ताला। अयोध्या, काशी और मथुरा में डेरा डालने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अगले कुछ दिनों में यूपी के धार्मिक और सियासी नजरिए के महत्वपूर्ण शहरों में अब अपने सियासी दाव लगाकर हिंदू वोटों में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी कर रही है। लखीमपुर खीरी के बाद आज नैमिष सारंडे से शुरू हुए समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क अभियान की अगली कड़ी में अयोध्या, काशी और मथुरा भी जुड़ने वाले हैं। पार्टी के रणनीतिकारों के अनुसार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नैमिष सारण्य में हवन पूजन किया था, ठीक उसी तरीके से अयोध्या में रामलला और काशी में विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी पूजा अर्चना के साथ सियासत की बात आगे बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि अगले कुछ दिनों में पार्टी की बैठकों और जनता से मिलने के कार्यक्रमों के तहत अखिलेश यादव अयोध्या, मथुरा और काशी भी पहुंचने वाले हैं, जिससे मोदी सरकार को 2024 में हराया जा सके। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकजुटता के बीच पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बिगाड़ सकते हैं विपक्षी एकता का खेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की लामबंदी और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी लामबंदी से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि 1 साल बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में 2024 में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने भी अभी से ही प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी युद्ध स्तर पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि तीनों ही नेता यानी पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा चाहते हैं कि जितने भी पार्टियां उनका साथ छोड़ कर गई हैं वो फिर से एनडीए के साथ में गठबंधन कर लें। आपको बता दें कि इसी को लेकर तीनों नेता लगे हुए हैं। बिहार की पार्टियों के साथ भी वो लगातार संपर्क में हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा बीजेपी ने बैठक कर बड़ा निर्णय लिया है कि इस बार कैबिनेट मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि कुछ कैबिनेट मंत्रियों से लोकसभा सीट ढूंढने के लिए भी कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल इस बार चुनाव में उतरेगा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला। राजेंद्र राठौड़ बोले ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी ने किया। सुबह बीजेपी कार्यालय पर सभा को संबोधित किया गया और उसके बाद सचिवालय के घेराव की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। सचिवालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने रोकने का काम किया। इसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान बीजेपी के महामंत्री भजनलाल शर्मा की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक बार बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी पुलिस के बीच में गिर गए। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ उठाकर बुलाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले को लेकर मामला ज्यादा गर्मा गया। सचिवालय घेराव से पहले बीजेपी कार्यालय पर एक सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में 200 मिनी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल बाद अशोक गहलोत सरकार को जनता की याद आई है। अब मोबाइल फोन और अन्य चीजें बांटी जा रही हैं। इससे पहले सरकार को ये बातें याद क्यों नहीं आई। उन्होंने रीट के पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बताया। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री, सर्वे में जनता ने दिए चौंकाने वाले जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव इस साल के अंत में हो, लेकिन राज्य में अभी से चुनावी हलचल तेज है। प्रदेश की सियासत को लेकर कई सर्वे सामने आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है। इस बीच एक और सर्वे सामने आया है जहां जनता ने यह बताया कि वो मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है। दरअसल जी न्यूज के ताजा सर्वे में ये पूछा गया था कि इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, जिसमें जनता ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कमलनाथ का नाम सामने आया है। हालांकि इस सर्वे के मुताबिक दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता का ज्यादा समर्थन नहीं मिला। इससे पहले एबीपी के लिए सी वोटर ने सर्वे किया था जिसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जिसमें जवाब मिला था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।